Good evening, everyone. Today's discussion is in education, especially in higher education. We will discuss about well-educated mind versus well-formed mind. बहुत ज़रूरी है समझें हम इस चीज़ को कि वेल एजुकेटेड और वेल फॉर्म्ड में क्या डिफरेंस है। तो वेल एजुकेटेड माइंड और वेल फॉर्म्ड माइंड से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इंडियन डेमोग्राफी की, कि इंडिया में क्या है हमारा एडवांटेज वर्ल्ड वाइड, हम बेटर क्यों हैं थोड़ा सा दुनिया से। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम आज अंडर 35 यानी 35 साल से कम उम्र के लोग हिंदुस्तान में लगभग 65% हैं, यानी 65%, 130 करोड़ की जनसंख्या हमारी, उसमें से लगभग 65% लोग वी आर लेस देन 35%। और मज़े की चीज़ है, देखिए अंडर 25 जो है ना, आधी जनसंख्या हिंदुस्तान की 50% जनरेशन है वो अंडर 25 है। और 10 साल से लेकर के 19 साल के बीच के लोग हैं जो 10 to 19 ईयर्स ओल्ड, दे आर 22 करोड़, यानी 65% आर अंडर 35, 50% आर अंडर 25 एंड अंडर 19 यानी 10 to 19 वी आर अराउंड 22 करोड़। तो ये रेडी फॉर हायर एजुकेशन, 22 करोड़ आर रेडी फॉर हायर एजुकेशन, फॉर स्किल अपडेशन एंड फॉर नॉलेज स्किल कैसे उनमें डेवलप कराई जाए। सवाल तो ये आया। तो एवरेज इंडियन एज जो हमारी है आज की तारीख में वो है 28 ईयर्स, और आपको पता है एवरेज इंडियन एज 28 ईयर्स है। वहीं हम जापान की देखेंगे तो 47 ईयर है, यूरोप की देखेंगे तो वो भी करीब 48 ईयर्स है, यूएसए की देखेंगे 42 ईयर्स है। तो एवरेज एज में भी हम सबसे अच्छे हैं, वी आर ओनली 28। और पॉपुलेशन में भी अगर हम देखें तो हमारी जो 50% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो अंडर 25 है, यानी हम तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आधी जनसंख्या हमारी यानी लगभग 60 करोड़ 65 करोड़ लोग हमारे पास हिंदुस्तान में हैं जो अंडर 25 हैं। तो अब बात आई कि ये सब के सब रेडी है टू वर्क। चाइना में क्या था पहले, चाइना में एवरेज एज क्या थी और इंडिया की एवरेज एज क्या है। तो यूरोप की एवरेज एज जो वर्किंग एज है वो 48 हो रही है लगभग, अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं। जापान की 47 है, चाइना की जो हम जिसके लिए बार बार देख रहे थे वो भी अब कितनी हो गई है, 40 हो गई है। चाइना की एवरेज एज 40 पहुंच गई है, और यूएस की 40 है, और इंडिया की 28-29 जो हमारी 28 साल है। यानी चाइना से हम आज कम एज के हैं, हमारा यंग जनरेशन है, हम इंडिया इज़ बेटर देन अदर कंट्रीज। इंडिया में 16 करोड़ लोग 20 से 24 साल की उम्र के हैं। इंडिया में 16 करोड़ लोग 20 से 24 साल उम्र के हैं, जबकि चाइना में केवल 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोग हैं जो सेम एज ग्रुप में हैं। यानी 20 से 24 साल के लोग इंडिया में है 24 करोड़, इंडिया में है 16 करोड़ और चाइना में है 9 करोड़। तो डेमोग्राफिकली वी आर फार बेटर देन। आज से 10 साल पहले, पिछले दशक में जो चाइना के पास सरप्लस होता था एज का, वही आज हमारे पास उससे बेहतर हम हैं। यानी चाइना जो पहले 10 साल 20 साल पहले जो चाइना में पोजीशन थी एज की, और वो आगे निकल गया, बहुत तेज़ी से ग्रो किया हमसे, और आज हम उस कंडीशन पे हैं कि हमारी यूथ जो है वो 20 से 24 साल के 16 करोड़ है, जबकि वो चाइना में सिर्फ 9 करोड़ बचे हैं। तो मज़े की चीज़ और क्या है, यूएसए में इसी समय आज की तारीख में 1,70,00,000 लोग कम पढ़ रहे हैं जो इस एज ग्रुप के हों, जो वर्किंग पॉपुलेशन है यूएसए में तो कम पढ़ रही है, यूएसए के पास वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं है। तो अब बात आएगी इम्पॉर्टेंट जो है कि क्या कराया जाए लोगों से और कैसे कराया जाए। तो एबिलिटी टू इक्विप देम, टू मेंटेन देम एंड टू अपग्रेड देम सो दैट दे कैन हैव स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम स्किल नहीं प्रोवाइड कराएंगे लोगों में, इस पॉपुलेशन को जो अंडर 25 है, हमें बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमारे पास है, लेकिन ये कभी कभी डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाता है, क्योंकि यूथ को जब काम नहीं मिलता, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो वही सबसे ज़्यादा दंगा फसाद करते हैं। आज यंग पॉपुलेशन है, उसको अगर हम ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया हमने, तब तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज यही यूथ हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 50% पॉपुलेशन इज अंडर 25। तो सोशल इकोनॉमिक इशूज़ आएंगे बहुत सारे, हम सोशल सिक्योरिटी के भी इशूज़ आएंगे अब तो बहुत सारे, क्योंकि आप उनको बेरोजगारी भत्ता तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हम रोजगार के लायक बनाएं, उनको हम स्किल डेवलप कराएं, उनको हम कैसे क्या चीज़ें पढ़ाएं। अगर हम देखें 1947 में
हमारे पास जब हम आज़ाद हुए थे सिर्फ इंडियंस में 16% इंडियन लिटरेट होते थे। केवल 16% लोग थे 1947 में इंडिया में जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, जो लिख और पढ़ सकते थे। सिर्फ 16% लोग थे और स्टूडेंट जो होते थे कॉलेज में सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट होते थे और हमारे पास केवल 26 यूनिवर्सिटीज़ होती थी। आज हमने एक्सपेंशन किया, पिछले 70-72 सालों में 70 सालों में हमने बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया और आज की तारीख में हमारे पास में 74% पॉपुलेशन कैन रीड एंड राइट। आज हमारे पास लगभग 650 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे पास लगभग 20 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, यानी 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं लगभग, जो हायर एजुकेशन के लिए तैयार बैठे हैं। सो वी आर एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आज हमारे पास लगभग 35,000 कॉलेज हैं, 35,000 कॉलेज हैं आज इंडिया के पास में। और उस समय जो 16% लिटरेसी रेट था हमारे पास ना, उस समय वुमेन जो थी वो बहुत कम थी, एम्पावरमेंट उनमें था सिर्फ 8.9%, यानी 11 महिलाओं में से सिर्फ एक औरत थी 1947 में जो पढ़ लिख सकती थी। आज हम लगभग काफ़ी इम्प्रूव करके उस गैप को हमने फुलफिल किया है। आज हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में कहीं पर भी हमें एजुकेशन को एम्पावरमेंट का एक जरिया बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के हम आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। हमें अपने क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। IITs हमने खोले, हमने IIM खोले, हमने अच्छे कॉलेज खोले, लेकिन हमें उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा और एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से हमें उनको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे तो 500 मिलियन इंजीनियर्स, लगभग 5 लाख इंजीनियर जो हर साल आ रहा है काम पे, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जब हम ग्लोबल CEO से बात कर रहे हैं, इंडियन CEO से बात कर रहे हैं, सारे इंजीनियर्स के बारे में भी या एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में भी, तो एवरेज निकल के आया है कि एम्प्लॉयबिलिटी 64% इंजीनियर्स ऐसे हैं दोज आर नॉट स्किल्ड। अगर आप देखें बहुत सारे, जैसे इन्फोसिस ने अपना कैंपस शुरू करना पड़ा, उन्हें तो 1 साल की पूरी ट्रेनिंग ऑन द जॉब दे रहे हैं, एक्चुअली पढ़ा रहे हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या वो सिखा रहे हैं जो कॉलेज में नहीं सिखाया गया। स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्फोसिस को अपनी यूनिवर्सिटी की तरह ही पूरी एजुकेशन देनी पड़ रही है। तो हमें एजुकेशन के जो लूप होल्स हैं उनको पूरे करने पड़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज की तारीख में 66% इंडियन लिटरेट है, कम से कम हर 1/3 इंडियन अभी भी बचे हुए हैं जो पूरी तरह से लिटरेट हम नहीं कर पाए हैं। तो हमें लिटरेसी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब लोग पढ़ना सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो वो कम से कम किसी से भरोसे तो नहीं होते, किसी के सहारे तो नहीं होते। उन्हें कहीं जाना है, वो पढ़ सकते हैं हम कौन सी बाज़ार में हैं, वो पढ़ सकते हैं हम क्या ख़रीदने जा रहे हैं, वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कितने पैसे किसने दिए हैं। तो एटलीस्ट एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से ही हम एम्पावरमेंट को दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से, स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से ही हम बात करें। हमें खुशी है आज की तारीख में कि हम एजुकेशन लेवल में, प्राइमरी लेवल पे अगर आप बात करो तो 116% एडमिशन हो रहे हैं। यानी क्यों, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं 116%? इसलिए कि जो बच्चे नहीं भी, ये छोटे हैं, अंडर एज है, उनको भी हम स्कूल भेज रहे हैं। और प्राइमरी लेवल पर तो हमारे पास जो हमारा स्कूल का सिस्टम बनाया हुआ है, सारे बच्चे इनरोल तो हो रहे हैं प्राइमरी लेवल पर। लेकिन जैसे वो 8th लेवल तक जाते हैं, उनका लेवल घट करके 69% पहुंच जाता है। जब वो 10th ग्रेड तक जाते हैं तो वो 39% सिर्फ बचते हैं। और कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 18% यानी 18% बच्चे कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं, तो 20% भी नहीं है। ग्लोबल एवरेज हम देखते हैं, ग्लोबल में कॉलेज तक पहुंचने वाले 29% स्टूडेंट्स हैं, यूरोप में या US या कहीं भी हम देखें। और हमारा जो एवरेज है आज भी वो 18% है। यानी हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इन बच्चों को, जो स्कूल तो पहुंच रहे हैं लेकिन आगे जब 10th स्टैंडर्ड में पहुंच रहे हैं तो 39% बच रहे हैं, जब ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं तो 18% बच रहे हैं। हम कैसे इनको डेवलप करें, इनके ब्रेन को डेवलप करें और कैसे हम इनको ट्रांसफॉर्म करें। हमें ज़रूरी है कि हम स्किल डेवलपमेंट कराएं, हम उनको एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी तो हमारे पास ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन नहीं होंगे, हमारे पास ट्रेंड मैकेनिक नहीं होंगे, हमारे पास ट्रेंड कॉबलर नहीं होंगे, हमारे पास ट्रेंड कोई भी पर्सन नहीं है, प्लम्बर नहीं है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट से भी बात हो रही है। आई हैव बीन इन पार्ट ऑफ सम ग्रुप्स आल्सो कमेटी में, जहाँ पर हमने बात की है कि अगर इंजीनियरिंग में लड़का पढ़ रहा है और वो 1 साल पास कर दिया है, बाकी नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट उसको ट्रेन करके हम इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से कोई सर्टिफिकेशन तो दे दें। अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एटलीस्ट उसको हम एक सर्टिफिकेट दे दें जिससे कि वो एक अकाउंटेंट बन सके। तो हमें स्किल अपग्रेड करने के लिए, ये नहीं कि बीच में, आपको पता होना चाहिए IIT से भी
बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, वो नहीं कोर्स पूरा कर पाते। तो बात आ रही है कि क्या IITs के अंदर भी कोई BSc अवार्ड किया जाए उनको, अगर 2 साल तक 3 साल तक उन्होंने पढ़ा है तो उनको BSc दे दें, और जिससे कि वो आगे चल के ट्रेंड हो सकें और करियर में एडजस्ट हो सकें। हमें कॉबलर के लिए अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे लॉयर हो तो लॉयर का बेटा ही एक अच्छा लॉयर हो पा रहा है, क्योंकि ये जेनेटिक गुण है और घर में ही सिखाया जा रहा है, किसी कॉलेज में ट्रेंड नहीं किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। वैसे ही हम अगर और नीचे लेवल पर जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन को घर में सिखाना पड़ रहा है, घर का अगर कोई है तो वो सिखा पा रहा है। इलेक्ट्रीशियन हो, कॉबलर हो, कारपेंटर हो, मोची हो, जो भी लोग हैं उन सब के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ITI हमने की है बट इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा ITI खोलने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत है। फीमेल लिटरेसी काफ़ी बढ़ाया है हमने, बट और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आज मेडिकल कॉलेज में लगभग 50% गर्ल्स आ रही हैं, बट हमें और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम कुछ कर पाएंगे। अब बात आई जो हमारे पास सबसे बड़ी खराबी जो हमें लग रही है कि आज हमारे पास 1.2 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ लोग से ज़्यादा हैं, बट हमारे पास आज भी कमी पड़ रही है प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की और छोटे छोटे ट्रेड में काम करने वाले लोगों की। तो हमें दूसरी और ज़रूरत है, रिसर्च में भी हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 1% भी रिसर्च पर नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, और इनोवेशन तो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमें न्यू एज ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत है, हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, हमें री इमेजिन करना आना चाहिए चीज़ों को। जब तक कि हम री इमेजिन नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें, जैसे अब री इमेजिनेशन में आप देखोगे, हमने चीपेस्ट कार दी नैनो, क्या था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो थी। हमने चीपेस्ट ECG मशीन बनाई है। तो फ्रूगल इनोवेशन अगर आप देखेंगे, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में ही है, तो हमें उसकी तरफ ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें स्टार्टअप्स को भी हेल्प करनी चाहिए। हमें बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, हमें उनको रोजगार, स्वरोजगार की तरफ भी प्रमोट करना चाहिए, और हमें उनको स्किल सिखाने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हम स्किल दे पाएँ। और आज हमारे पास टोटल ब्रेन अगर देखें, वर्ल्ड ब्रेन का 17% ब्रेन हमारे पास है। इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास कि हम टोटल वर्ल्ड ब्रेन का 17% रखते हैं, बट रिसर्च आउटपुट जो हमारे निकल करके आता है वो टोटल वर्ल्ड का केवल 2.8% है। यानी 17% वर्ल्ड का ब्रेन रखने के बाद भी हम 2.8% रिसर्च आउटपुट दे पा रहे हैं। तो हमें रिसर्च की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, इनोवेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव बन करके, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके कुछ ना कुछ नया निकालें। तो हमें थिंकिंग का लेवल भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें ओरिजिनल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन को लेकर के वी शुड सिंथेसाइज अ न्यू थीसिस। तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वी शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रीसिंथेसाइज, वी शुड सिंथेसाइज द न्यू फॉर्मेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, जिससे कि हम नई नई चीज़ों को इमेजिन कर सकें। कॉपी कैट वाला नहीं कि IT में आज जो हम कर रहे हैं बस बाहर से लेकर के और कॉपी कैट चल रहा है, BPO वाला कंडीशन से नहीं चलेगा। वी शुड बी वेरी इनोवेटिव, वी शुड बी वेरी फ्यूचरिस्टिक, तब जा करके हम कुछ चीज़ें कर पाएंगे। हमें थिंकिंग में करना पड़ेगा, नॉट ओनली वाई नॉट, वी शुड आल्सो थिंक वाई नॉट। हमारे बच्चों को हमें ट्रेंड करना पड़ेगा, दे शुड बी एबल टू आस्क वाई नॉट, ये क्यों नहीं हो सकता है, हम इसको करके दिखाएंगे, क्यों नहीं होगा। टेक्स्ट बुक के मटेरियल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ घुसना पड़ेगा। आज हम देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर सकते हैं घर में बैठ करके। सनशाइन एजुकेशन इसीलिए एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को घर बैठे सारी की सारी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, गांव में बैठे बच्चों को भी हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। हम शहरों के इक्वल बच्चों को बनाने की कोशिश है हमारी, कि जो टॉप क्लास ब्रेन जो शहर के बच्चों को मिल रहा है पढ़ाई का लेवल, वही हमारी कोशिश है कि हम गाँव में बैठे हुए बच्चों को, या जो बाहर कहीं बैठे हुए बहराइन में या कहीं जगह बैठे हुए हैं जहाँ बच्चों को क्वालिटी टीचिंग नहीं मिल पा रही है, हम उनको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल दे करके क्वालिटी टीचिंग की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अनफेमिलियर सिचुएशन पर भी हम कुछ नया सिंथेसाइज करें, हम कुछ नया थिंकिंग पैटर्न डेवलप करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हमें बच्चों को नहीं तैयार कराना कि तुम्हें 10th पास करना है या तुम्हें मेडिकल पास करना है। हमें जो बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि लाइफ का एग्जामिनेशन तो रोज़ होता है, हमें अपने बच्चों को तैयार करना है बिगर एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुनिया से कह सकते हैं कि आज हमारे 12 साल से कम उम्र के बच्चे 95% हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 95% ऑफ इंडियन चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स कैन रीड एंड राइट। यानी हम दुनिया से कह सकते हैं कि यस, अगला युग हमारा है और हम ही आगे लीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।